मैं हमेशा से ही शांत स्वभाव का रहा हूँ, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए इन 5 सालों में मैंने कभी किसी बात पर झगड़ा नहीं किया। लेकिन सिर्फ मुझे जलन महसूस कराने के लिए जब मैं उसके लिए बर्थडे केक बना रहा था, तो वो भारी बारिश में अपने जूनियर को छाता देने भाग गई। उसे लगा किसी को पता नहीं चलेगा, पर बारिश में उन दोनों के गले लगने का वीडियो पूरे कैंपस नेटवर्क पर वायरल हो गया। अगली सुबह शिंग छिंगजुआंग को उसकी सहेली मेई लियांगशिन की कॉल ने झकझोर कर रख दिया। छिंगजुआंग, क्या तू पागल हो गई है? इस अचानक पड़ी डांट से वो हैरान रह गई। लू चेन जैसा बेहतरीन बॉयफ्रेंड मिला है और तू उसकी कद्र करने के बजाय दूसरे लड़कों के साथ उलझ रही है। दिमाग खराब है क्या तेरा? अपनी दोस्त की ये बातें सुनकर छिंगजुआंग घबरा गई और कुर्सी से उछल पड़ी। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओ। मेई लियांगशुन ने ताना मारते हुए पूछा। पहले ये बता, तू इस वक्त है कहाँ? छिंगजुआंग जवाब देने ही वाली थी, तभी उसे याद आया कि वो इस वक्त अस्पताल में शाओ चूशेंग के साथ है। उसके शब्द गले में ही अटक गए। मेई लियांगशिन तुरंत समझ गई कि वो चुप क्यों है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तू अभी भी अस्पताल में उस चूशिंग के साथ है ना? तूने तो मुझे पागल कर दिया है। तुझे पता भी है कि तुम दोनों का वीडियो पूरे कैंपस में आग की तरह फैल चुका है। यह सुनते ही छिंगजुआंग के दिमाग में जैसे बम फट गया। उसने हड़बड़ाहट में फोन काटा और अपनी स्क्रीन चेक की। अनगिनत मिस्ड कॉल्स की झड़ी लग गई थी और उनमें से ज्यादातर कॉल्स मेरी थीं। उस पल छिंगजुआंग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत मुझे सफाई देने के लिए चैट खोली, लेकिन तभी शाओ चूशिंग ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज में मासूमियत। छिंगजुआंग दीदी, प्लीज मत जाओ। उसने फोन पर हुई सारी बातें सुन ली थी। उसे पता था कि कल की बात सब जगह फैल चुकी है, लेकिन उसे लगता था कि किसी से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, फिर चाहे उसके लिए कोई भी हथकंडा क्यों ना अपनाना पड़े। उसने छिंगजुआंग का हाथ और जोर से पकड़ा और गिड़गिड़ाया, मत जाओ, मुझे इस अस्पताल में अकेला मत छोड़ो। छिंगजुआंग ने घबराहट में सिर हिलाया। चूशिंग, जिद मत करो, केयर टेकर बस आता ही होगा, तुम आराम से लेटकर अपना इलाज करवाओ। ये कहकर वो जैसे ही मुड़ी, चूशिंग बिना कुछ सोचे समझे बिस्तर से नीचे कूद पड़ा, लेकिन उसका पैर कुर्सी से टकराया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। कमरे से बाहर कदम रख रही छिंगजुआंग खिठक गई और उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। चूशिंग दर्द से कराहते हुए रोने लगा। छिंगजुआंग दीदी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। मेरी माँ की मौत भी इसी अस्पताल में हुई थी, प्लीज मुझे मत छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी रोती हुई आवाज इतनी बेबस थी जैसे छिंगुआंग ही उसकी दुनिया का इकलौता सहारा हो। लेकिन छिंगुआंग का दिमाग उसे बार बार याद दिला रहा था, अगर वो तय समय पर नहीं पहुंची तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। फिर अचानक उसे वो दिन याद आ गया जब मैंने उसे अपनी पीठ पर लाद कर जलती हुई आग से बाहर निकाला था। ये याद आते ही उसका घबराया हुआ दिल शांत हो गया। नहीं, लू चेन मुझसे बहुत प्यार करता है। वो इतनी छोटी सी बात पर मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। आखिर उसने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उधर समय एक एक पल करके बीतता जा रहा था। मैं अपने सामने रखी खाली कुर्सी को घूरते हुए गहरी सोच में डूबा था। 10 मिनट बीते, फिर और 10 मिनट गुजर गए, लेकिन छिंगजुआंग नहीं आई। अब तक हमारे तय किए गए वक्त से पूरा 1 घंटा बीत चुका था। क्या मुझे निराशा हुई? हाँ, शायद थोड़ी सी, लेकिन उतनी भी नहीं। आखिरकार जब आपको जवाब पहले से पता हो तो नतीजे से कोई खास हैरानी नहीं होती। मैंने तो सोचा था कि आमने सामने बैठकर ब्रेकअप करूंगा, लेकिन अफसोस वो आखिरी मुलाकात भी नहीं हो पाई। मैंने अपने सनग्लासेस पहने, अपना फोन निकाला और पहले से ड्राफ्ट किया हुआ स्टेटस पोस्ट कर दिया। बस कुछ ही मिनटों में पूरा कैंपस नेटवर्क एक बार फिर से हिल गया, क्योंकि किसी ने मेरे उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट हर जगह शेयर कर दिया था। उसमें लिखा था सिंगल और आजाद, और साथ में मेरी एक शानदार मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। कमेंट सेक्शन में तो जैसे भूचाल ही आ गया। अरे वाह, मेरा क्रश आखिरकार सिंगल हो गया। लड़कियों, हमारा हैंडसम लड़का वापस आ गया है। यहाँ तक कि कुछ लड़के भी मजाक में लिख रहे थे, सीनियर, प्यार में जेंडर कोई मायने नहीं रखता, मैं आपके लिए सब छोड़ सकता हूँ। और वहीं कुछ लोग उस कमीने चूशेंग पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे कि उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कैंपस नेटवर्क पर लोग अभी भी मजाक उड़ा रहे थे। सीनियर की इतने शानदार लुक्स के आगे वो शाओ चूशेंग भला कैसे टिक सकता है? जहां एक तरफ पूरे कैंपस के ग्रुप्स में तहलका मचा था, वहीं मेरी पर्सनल फीड में एक सुकून भरी शांति थी। वहां बस एक ही तरह के कमेंट्स भरे पड़े थे, सीनियर, मैंने इस मौके का बहुत लंबा इंतजार किया है। क्या दोस्त, क्या अजनबी? हर कोई लाइन में लगकर अपने प्यार का इजहार कर रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए उन सभी मैसेजेस पर एक नजर डाली। सबसे अच्छी बात यह थी कि किसी ने भी छिंगजुआंग का नाम तक नहीं लिया था। मेरी दुनिया उसे खोने से बेनूर नहीं होने वाली थी, और ऐसा लगता था कि बाकी सब भी यही मानते हैं। मैंने एक गहरी सांस ली और उस जानी पहचानी कॉफी शॉप से बाहर कदम रख दिया। फिर मैंने विदेश में रहने वाली अपनी चचेरी बहन लू सीची को कॉल लगाया। फोन उठते ही उसकी चुलबुली आवाज गूंजी। अरे वाह, मेरे हैंडसम भाई को आज अपनी इस बड़ी बहन की याद कैसे आ गई? उसने तुरंत चल रही मीटिंग रोक दी और उसकी आवाज पल भर में नरम हो गई।
ऑफिस के लोग इस बात के आदी हो चुके थे। आखिरकार लू परिवार का इकलौता लड़का होने के नाते मेरी अहमियत सबसे अलग थी। मुझे सुरक्षित रखने के लिए ही परिवार ने बेशुमार दौलत खर्च करके मुझे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह भेजा था, और अब वो धीरे धीरे अपने सारे बिजनेस वापस देश में ला रहे थे। इसलिए मेरे लिए बीच में मीटिंग रोक देना उनके लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी। मैं कार चलाते हुए गैरेज से बाहर निकला, सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ी और मैंने एक गहरी सांस छोड़ते हुए जवाब दिया, मेरा ब्रेकअप हो गया है। ये सुनते ही लू सीछी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सौम्य मुस्कान पल भर में खौफनाक गुस्से में बदल गई। ऑफिस के सभी कर्मचारियों ने डर के मारे सिर झुका लिए और अपनी सांसें रोक लीं। कमरे का तापमान से जमसा गया। लू परिवार के कर्मचारी होने के नाते उनका चीनी भाषा समझना तो लाजमी था, इसलिए वहां मौजूद हर कोई हम भाई बहन की बातें समझ रहा था। लू सीछी अपना गुस्सा पीते हुए उठी और मीटिंग रूम से बाहर चली। अपने केबिन में पहुंचते ही उसका सब्र टूट गया। उसने जोर से लात मारकर टेबल पलट दी। उसकी मौत आई है, उसने दांत पीसते हुए कहा और फिर फिक्र भरे लहजे में पूछा, तू रोया तो नहीं ना? मैंने बहुत ही शांत स्वर में कहा, 4 साल का रिश्ता था, थोड़ा रोना तो लाजमी है। तो 15 सालों तक घर में रहा, बचपन को छोड़कर हमने तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए। लू सीछी का दिल तड़प उठा। उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, यह बात छोटे चाचा और चाची से नहीं छुप पाएगी। मैंने अपने होंठ भींचे और कहा, मैं उनसे कुछ छुपाना भी नहीं चाहता। सीछी ने एक गहरी आ भरी, तेरे माँ बाप का जो गुस्सा है ना, अगर उन्हें पता चला कि उनके लाडले के साथ ऐसा बर्ताव हुआ है तो वो एक दिन भी विदेश में नहीं रुकेंगे। उसने अपना माथा सहलाते हुए एक और लंबी सांस ली। सच बता, तूने मुझे कॉल क्यों किया है? क्या करवाना चाहता है तू मुझसे? मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, बस 1 महीने में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा और उसके बाद मैं जिन शहर में नहीं रुकना चाहता। सच कहूं तो इसकी वजह छिंगजुआंग नहीं थी, बल्कि इतने सालों से इस शहर में रहकर मैं बोर हो चुका था। मैं नई जगह देखना चाहता था। तो कहाँ जाने का इरादा है तेरा? सीची ने पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गैंगसिंग शहर। तुम्हारी वहाँ एक ब्रांच है ना? मेरे पास करने के लिए कुछ काम भी होगा तो कैसा रहेगा? लेकिन वो जगह, सीछी ने चिंता से त्योरियां चढ़ाई, वहां का माहौल पहले से बेहतर जरूर है, लेकिन वो लोग बाहरी लोगों को आसानी से नहीं अपनाते। तुझे वहां शायद अच्छा न लगे। इससे पहले कि वो और कुछ सोचती, मैंने अपना पुराना ब्रह्मास्त्र चला दिया। अगर दीदी ने मुझे वहां नहीं जाने दिया तो मैं 3 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा। सीछी ने हार मानते हुए कहा, मेरे लाडले भाई, क्या तू इस एक ही तरकीब से कभी बोर नहीं होता? मैंने पूरी शान से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। जब तक ये काम कर रही है तब तक क्यों छोड़ूं? सीछी मेरे सामने हमेशा बेबस हो जाती थी। आखिर उसने मुझे अपने हाथों से बड़ा किया था। मैंने सिर्फ प्यार से अपनी बात मनवाना जानता था, बल्कि लू परिवार के बड़ों से लेकर छोटों तक सबको मैंने अपनी उंगलियों पर नचा रखा था। अगर वो मेरी बात नहीं मानती तो पता नहीं मैं अगला क्या ड्रामा खड़ा कर देता। कुछ पल सोचने के बाद उसने हामी भर दी। ठीक है, मैं वहां तेरे रहने का पूरा इंतजाम करवा दूंगी, लेकिन अपने माता पिता को तो खुद समझाएगा। कॉल काटने के बाद मैंने सीधा एयरपोर्ट की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ ली। हालांकि ग्रेजुएशन में अभी 1 महीना बाकी था, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट का मेरा सारा काम खत्म हो चुका था। अब बस सर्टिफिकेट मिलने का इंतजार था, इसलिए ये पूरा महीना मेरे लिए बिल्कुल खाली था। अब जब मैंने कुछ वक्त गैंगचेन शहर में बिताने का फैसला कर ही लिया था, तो वहां जाकर उस नए माहौल को महसूस करना भी बुरा ख्याल नहीं था। जहां तक कपड़ों और सामान की बात थी, वो सब मैं वहां पहुंचकर भी खरीद सकता था। मैंने चाची झाओ को मैसेज किया कि किसी को भेजकर मेरी कार विला वापस मंगवा लें, और उन्हें अपने जाने की खबर देकर मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। अब इस वक्त बदहवास हालत में कैफे पहुंचने वाली शेन छिंगजुआंग पर क्या गुजर रही होगी, मुझे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। मेरे फ्लाइट में बैठने के पूरे 3 घंटे बाद छिंगजुआंग ने आखिरकार शाओ चूशेन को शांत किया और पागलों की तरह अस्पताल से बाहर भागी। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि बाहर कदम रखते ही उसे मेरे सिंगल होने की खबर मिलने वाली थी। शक और घबराहट के साथ उसने मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोली, लेकिन वहां उसे सिर्फ एक खाली लाइन दिखाई दी। ये देखते ही छिंगजुआंग सुन्न पड़ गई। क्या लू चेन ने उसे ब्लॉक कर दिया है या हमेशा के लिए डिलीट कर दिया? जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आया, उसके दिल की धड़कनें मानो रुक सी गईं। उसने कांपते हाथों से मुझे कॉल लगाया, लेकिन फोन से सिर्फ एक बेजान मशीनी आवाज गूंजी, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर पहुंच से बाहर है। छिंगजुआंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। मुझसे संपर्क टूटते ही उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उलट गई हो। उसकी आंखों के सामने हर रंग फीका पड़ गया था। बस एक खौफनाक घबराहट थी जो उसके सीने को चीर रही थी। एक आखिरी उम्मीद दिल में लिए वो भागकर उसी कैफे में पहुंची और चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाने लगी कि शायद मैं कहीं दिख जाऊं। लेकिन नहीं, लोगों की उस भीड़ में मेरा नाम ओ निशान तक नहीं था। ये कैफे छिंगजुआंग ने खास तौर पर मेरे लिए खोला था। ये हमारी सबसे खास जगह थी। वो उस जानी पहचानी जगह को ऐसे घूर रही थी मानो हर टेबल पर हम दोनों हंसते मुस्कुराते और बातें करते हुए बैठे हों। लेकिन अगले ही पल वो सारे खूबसूरत पल धुएं की तरह उड़ गए। उसने खुद को संभाला और कैफे के एक कर्मचारी से पूछा, लू चेन कहाँ है? कर्मचारी ने जवाब दिया, मिस्टर लू,
यहाँ 2 घंटे तक बैठे रहे और बिना कुछ खाए पिए ही चले गए। ये सुनते ही छिंगजुआंग के दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया। उसने कांपती आवाज में पूछा, वो कब गए यहाँ से? कर्मचारी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, शायद सुबह के 10:30 बजे के आसपास। 10:30 बजे? छिंगजुआंग ने तुरंत अपना फोन देखा। उसने मुझे 9:30 बजे मैसेज किया था। इसका मतलब था कि मैं तय समय पर वहां पहुंचने के बाद भी पूरे 1 घंटे तक उसका इंतजार करता रहा। उस 1 घंटे में मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी? ऐसा क्या फैसला लिया होगा मैंने जो उसके न आने पर भी मैंने उसे मुड़कर एक कॉल तक नहीं किया? वो मानना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इस एक पल में उसका वो सारा गुरूर और वो झूठा विश्वास मिट्टी में मिल चुका था कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसे अब समझ आ रहा था कि मैं सच में कितना ज्यादा नाराज था। इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद भी मैं भले ही थोड़ा घमंडी था, लेकिन मुझे जब भी कोई बात बुरी लगती थी तो मैं सामने से बोल देता था। लेकिन इस तरह की खामोशी ऐसा पहली बार हुआ था। मेरी इस भयानक खामोशी का मतलब क्या था? क्या मैंने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया है? जैसे ही यह खौफनाक ख्याल उसके दिमाग में आया, उसके सीने में उठने वाले भयंकर दर्द ने उसकी सांसें अटका दी और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। वो एक जिंदा लाश की तरह घिसटते हुए अपनी कार तक वापस आई। उसके कांपते हाथ अब एक मशीन की तरह बार बार मेरा नंबर डायल कर रहे थे। पता नहीं कितना वक्त बीत गया को पैसेंजर सीट पर रखा, उसका दूसरा फोन भी बजने लगा। यकीनन शाओ चूशेंग उसे पहले नंबर पे ना पाकर अब उसके बैकअप फोन पे कॉल कर रहा था, लेकिन छिंगजुआंग का फोन उठाने का कोई इरादा नहीं था। वो उस अंधेरी पार्किंग में खोई हुई आंखों से घूर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसके दिल को कसकर जकड़ लिया हो। उसका सीना घुटन से फटा जा रहा था, सिर दर्द से भन्ना रहा था और आंखों में इतनी जलन थी कि पलकें झपकाना भी किसी सजा से कम नहीं था। फिर भी उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। उसने कार स्टार्ट करके मेरे घर जाने की सोची, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पकड़े उसके हाथों में जैसे कोई जान ही नहीं बची थी। तब जाकर उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो मुझसे कितना टूटकर प्यार करती है, शायद उससे भी कहीं ज्यादा जितना उसने कभी सोचा था। और इसी खौफनाक सन्नाटे के बीच मेई लियांगशन का कॉल आया। छिंगजुआंग ने हड़बड़ाहट में फोन उठाया और उसके मुंह से निकलने वाले पहले शब्द थे, मेरी मदद करो। फोन के उस पार खड़ी मेई लियांगशन पल भर के लिए सन्न रह गई और फिर एक गहरी आह भरते हुए बोली, कहाँ है तू? अपनी लोकेशन बताने के बाद छिंगुआंग को लगा जैसे उसे अपना दर्द बांटने का कोई रास्ता मिल गया हो। वो तड़पते हुए फुसफुसाई, मैं लू चेन से बात नहीं कर पा रही। मुझे नहीं लगा था कि बात यहाँ तक पहुंचाई। वो जरूर बहुत दुखी होगा, इसीलिए वो मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। छिंगजुआन की तरफ गाड़ी दौड़ाते हुए मेई लियांगशन ने ताना मारा, ऐसा नहीं है कि तुझे पता नहीं था। सच तो ये है कि तू लालची हो गई थी। लू चेन में आखिर ऐसी क्या कमी थी जो तूने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया? छिंगजुआंग, अगर मैं तेरे साथ बचपन से बड़ी न हुई होती ना, तो आज इस घटिया हरकत के लिए मैं तुझे कभी मुंह नहीं लगाती। मेई लियांगशन ने अपना पूरा दिमाग दौड़ा लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर छिंगजुआंग ने मुझे धोखा क्यों दिया। अगर लुक्स की बात की जाए, भले ही लू चेन और शाओ चूशिंग का अंदाज बिल्कुल अलग था, लेकिन लू चेन लुक्स में किसी भी एंगल से उससे कम नहीं था। खानदान की बात करें तो लू परिवार भले ही आज सबसे ताकतवर ना हो, लेकिन उनकी हैसियत बहुत बड़ी थी और चूशिंग तो उनके सामने कहीं टिकता ही नहीं था। टैलेंट की बात करें तो चूशिंग सिर्फ एक आम सा पढ़ाकू लड़का था, लेकिन लू चेन हर बड़े कंपटीशन में हमेशा टॉप 3 में अपनी जगह बनाता था। उन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। तो आखिर लू चेन में ऐसी क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से छिंगजुआंग ने उसके साथ ऐसा धोखा किया? लियांगशन लाख सोचने पर भी इस पहेली को सुलझा नहीं पा रही थी। हर तरफ से सोचने के बाद उसे बस एक ही जवाब मिला कि छिंगजुआंग की अक्ल घास चरने गई थी। लियांगशन के शब्द तीखे जरूर थे, लेकिन छिंगजुआंग ने उसका कोई विरोध नहीं किया। आया, वो सिर झुकाए खुद से ये सवाल कर रही थी कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया? ये सब आखिर शुरू कब हुआ था? शायद तब जब मैं जिसे हर कोई एक आदर्श लड़की की तरह देखता और सराहता था, लेकिन मेरी नजरों में सिर्फ और सिर्फ छिंगजुआंग ही सबसे खास थी। चाहे कोई भी वक्त हो, कोई भी जगह हो, अगर वो वहां होती तो मेरी नजरें सिर्फ उसी पर टिकी रहती थीं। सुबह की हल्की धूप हो या गर्मियों की भारी बारिश, पतझड़ की सूखी हवा हो या सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड, यहाँ तक कि आधी रात के उस सन्नाटे में भी जब उसे मेरी जरूरत होती, मैं बिना एक पल सोचे उसके सामने हाजिर हो जाता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुझ जैसे एक अमीरजादे को इतना शानदार खाना बनाना भी आता होगा। लेकिन छिंगजुआंग जानती थी, वो ये भी जानती थी कि मैं उसकी पसंद की हर डिश बना सकता था। मैं दूसरे लड़कों की तरह उस पर अपनी मर्जी नहीं थोपता था और ना ही कभी नखरे दिखाता था। शायद इसलिए क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं रही थी। समय के साथ दुनिया की नजरों में इतना रुतबा रखने वाला मैं उसके सामने बिल्कुल सीधा और सरल बन चुका था। इसलिए जब शाओ चूशिंग जैसा एक बिल्कुल अलग स्वभाव वाला इंसान उसकी जिंदगी में आया तो छिंजुआंग का ध्यान भटकने लगा। चूशिंग दिखने में भले ही शांत था, लेकिन वो बेहद जिद्दी था।
छिंगशुआंग के कई बार मना करने के बावजूद वो उसके पीछे पड़ा रहा। हर बार उसके प्यार की भीख मांगता रहा। जब छिंगशुआंग उसे थोड़ी सी भी तवज्जो दे देती तो वो उस छोटे बच्चे की तरह खुश हो जाता, जिसे कोई मनपसंद टॉफी मिल गई हो। मेरी तुलना में जिसकी कोई खास ख्वाहिशें नहीं थीं, शाओ चूशेंग को खुश करना बहुत आसान था। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन किसी को खुश करने के इस अजीब से एहसास ने छिंगजुआंग को चूशेंग की करीबियों का विरोध करने से रोक दिया। उसका मन डोलने लगा, वो मुझसे झूठ बोलने लगी और अपना ज्यादातर वक्त शाओ चूशेंग के साथ बिताने लगी। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं तो बस उसके सामने एक अच्छे लड़के की तरह रहता था। छिंगजुआंग को आज से पहले कभी अपनी इस घटिया हरकत और शर्मिंदगी का इतना गहरा एहसास नहीं हुआ था। वो बेबस होकर अपनी ड्राइविंग सीट पर पीछे की तरफ लुढ़क गई। वो खुद अपनी इस घिनौनी असलियत का सामना नहीं कर पा रही थी, तो फिर लू चेन ने उस सब को कैसे बर्दाश्त किया होगा? जब मेई लियांगशिन वहां पहुंची तो उसने छिंगजुआंग को एक अधमरी हालत में पाया। उसके कपड़ों से आ रही अस्पताल की उस अजीब सी बदबू को सूंघकर लियांगशिन ने घृणा से अपनी नाक बंद कर ली और बोली, मुझे मत बताना कि तो इन्हीं गंदे कपड़ों में लू चेन से मिलने गई थी। लियांगशिन की आवाज सुनकर छिंगशुआंग की खाली नजरों में थोड़ी हरकत हुई। उसने एक बहुत ही कड़वी सी मुस्कान के साथ कहा, मैं खुद को साफ करके ही उसके पास जाऊंगी। उसकी ये हालत देखकर लियांगशिन भी और कुछ नहीं बोल पाई। वो उसे एक होटल ले गई जहां छिंगजुआंग ने खुद को साफ किया और फिर वो दोनों सीधा मेरे घर की तरफ निकल पड़ी। लेकिन मेरे दरवाजे पर पूरे आधे घंटे इंतजार करने के बाद भी अंदर से कोई बाहर नहीं आया। घबराहट के मारे छिंगजुआंग ने अपना फिंगरप्रिंट लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी उंगली स्कैनर पर रखी, मशीन ने एरर देते हुए कहा, पहचान विफल। छिंगजुआंग का दिल धक से रह गया। वो दोबारा कोशिश करने ही वाली थी, तभी पीछे से चाची झाओ की आवाज आई, मिस शेंग। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। चाची झाओ हाथों में कुछ सामान पकड़े खड़ी थीं। छिंगजुआंग ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही सहमे हुए स्वर में कहा, चाची झाओ, मैं लू चेन से मिलने आई हूँ। चाची झाओ ने एकदम रूखे अंदाज में जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन छोटे मालिक किसी ट्रिप पे बाहर गए हैं और मुझे नहीं पता कि वो कब लौटेंगे। कल मैं भी कुछ दिनों के लिए विदेश जा रही हूँ, इसलिए अब से आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने चाची झाओ को नहीं बताया था कि मेरे और छिंगजुआंग के बीच क्या हुआ था, लेकिन मेरा स्वभाव जानने वाले जानते थे कि अगर मैंने इतनी सख्ती से कोई रिश्ता तोड़ा है तो यकीनन छिंगजुआंग ने कोई ऐसी गलती की थी जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। और इसीलिए भले ही चाची झाओ को अतीत में छिंगजुआंग बहुत पसंद थी, लेकिन अब वो मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली थी। इतना कहकर चाची झाओ घर के अंदर जाने के लिए मुड़ी। छिंगजुआन ने हड़बड़ाहट में उनका रास्ता रोक लिया और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, चाची, क्या आप प्लीज मेरी तरफ से लू चेन को एक कॉल कर सकती हैं? मुझे उससे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। चाची झाओ ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अगर मेरी वजह से छोटे मालिक को घुसा गया तो लू परिवार मुझे नौकरी से निकाल देगा। हालांकि चाची झाओ हमारे मामले में दखल नहीं देना चाहती थी, लेकिन आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाई। मिस श्रिंग, आप इतने सालों से छोटे मालिक को जानती हैं, आपको उनका स्वभाव अच्छे से पता होना चाहिए। मैं सोच भी नहीं सकती कि आपने उनके साथ ऐसा क्या किया है। बचपन से लेकर आज तक छोटे मालिक ने कभी कोई दुख नहीं झेला, लेकिन आज आपकी वजह से उनकी आंखों में आंसू थे। आपने सच में हमें बहुत निराश किया है। लू चेन रोया था। शिंगजुआन का गला रुंध गया, ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दम घोंट दिया हो। काफी देर बाद उसके मुंह से बस यही चंद शब्द निकल पाए। वो चाची झाओ के सवालों का क्या जवाब देती, उसके पास कोई जवाब था ही नहीं, और न ही उसका जमीर उसे कुछ बोलने की इजाजत दे रहा था। पास खड़ी मेरी यांगशिन भी ये सुनकर सन्न थी कि मैं रोया था। मैंने इतने कड़े फैसले लिए थे कि उन्हें लगा था मुझे कोई दुख ही नहीं हुआ होगा। छिंगजुआन की इस बदहवास और टूटी हुई हालत को देखकर चाची झाओ ने बस सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा, और मुड़कर घर के अंदर चली गई। जैसे ही दरवाजा दोबारा बंद हुआ, छिंगजुआन की लाल आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने अपने हाथ इतनी जोर से भींच रखे थे कि उसकी पोरें सफेद पड़ गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस बिखरे हुए रिश्ते को कैसे समेटे। मेई लियांगशन बस उसकी ये दर्दनाक हालत देख सकती थी, लेकिन उसके पास भी एक गहरी आह भरने के अलावा कोई चारा नहीं था। छिंगशुआंग और वो दोनों ही ये बात अच्छी तरह जानती थीं कि आज वो मुझसे नहीं मिल पाएंगी और भविष्य का भी कुछ पता नहीं था। अचानक छिंगशुआंग की आवाज गूंजी, नहीं, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। जब उसने देखा कि सब उसी को घूर रहे हैं तो वो जरा भी नहीं घबराई। इसके बजाय उसने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे माफ करना, गलती से इस हैंडसम लड़के से टकरा गई। मुझे नहीं पता था कि ये इतना भड़क जाएगा। उसने हैंडसम लड़के शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था, जिससे आसपास के लोग भी उन्हें घूरने लगे। साफ दिख रहा था कि ये बुढ़िया एक जवान लड़के पर डोरे डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ लोग उसकी मीठी मीठी बातों में आकर सच में इसे एक हादसा ही समझ रहे थे। वो लड़का रोते हुए चिल्लाया, ये पहली बार नहीं है, फ्लाइट में भी ये जानबूझकर मुझे छू रही थी। उस औरत ने ये सुना तो जोर जोर से हंसने लगी, ओए हैंडसम, अपनी जबान पर लगाम दे।
मेरे पास मर्दों की कमी है क्या? और तेरे जैसे तो उसने अपनी घटिया नजरों से उस लड़के को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर बोली, फ्लाइट में तो तू खुद मुझे लाइन मार रहा था और मेरा नंबर मांग रहा था। जब मैंने मना कर दिया तो अब तू इस तरह से मुझसे बदला ले रहा है। छी, कितना घिनौना है तू। अंत में उसने कैंटोनीज भाषा में ताना मारते हुए कहा, आजकल के लोगों का कोई भरोसा नहीं, शक्ल से तो शरीफ दिखते हैं लेकिन होते कितने गिरे हुए हैं। अब वो बेचारा लड़का पूरी तरह से फंस चुका था। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, तू झूठ बोल रही है, तू मेरा फायदा उठाना चाहती थी। फ्लाइट की एयर होस्टेस इस बात की गवाह है, तेरी इन घटिया हरकतों की वजह से ही मैंने अपनी सीट बदली थी। तू इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? लेकिन उसकी रोती हुई आवाज में कोई दम नहीं था। वहां मौजूद किसी भी इंसान को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक आदमी के साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है। तभी मैंने अपना फोन निकाला, क्लिक करके एक फोटो खींची और सीधा एयरपोर्ट स्टाफ को भेज दी। फिर मैंने अपनी कलाइयां घुमाई और उन लोगों की तरफ बढ़ चला। वो मोटी औरत अभी भी अपने नाटक में मशगूल थी। चल ठीक है, अगर तुझे मेरा नंबर चाहिए ही तो मैं तुझे एक मौका देती हूँ। मुझे तेरा ये रोता हुआ चेहरा बहुत पसंद आ रहा है। जरा मेरे सामने गिड़गिड़ा कर दिखा। इससे पहले कि वो और कुछ बकती, मैंने बीच में ही उसे टोक दिया, मेंढक के शरीर पर टैटू बनवाकर तू कौन सा भौकाल दिखा रही है बे? मेरी बात सुनकर सब चौंक गए। मैं भीड़ चीरता हुआ बाहर आया और सीधा उस लड़के के सामने आकर खड़ा हो गया। उस मोटी औरत ने मुझे घूरते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन जब उसने देखा कि मैं अकेला हूं तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। ये छोकरे, मैं तुझे सलाह देती हूँ कि इस मामले से दूर ही रह। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस अपने सनग्लासेस उतारे और बिना पीछे देखे उन्हें हवा में उछाल दिया। ये चेंग नाम का वो लड़का पल भर के लिए चौंक गया, लेकिन उसने फुर्ती से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर मेरे सनग्लासेस कैच कर लिए। मैंने मुड़कर देखा तक नहीं और बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे उस मोटी औरत ने ये चेंग को घूरा था, मैंने उसे सिर से पैर तक घूरा और फिर जोर से हंस पड़ा। अरे ओ आंटी, अगर चुल्लू भर पानी होना तो उसमें अपनी शक्ल देख लेना। तेरी ये मनहूस शक्ल देखकर तो इंसान को 3 दिन तक बुरे सपने आए। मेरी इस बेइज्जती से वो सुन्न रह गई, लेकिन फिर भी उसने अकड़ते हुए कहा, मैं महीने का लाखों कमाती हूँ, मेरे कपड़े डिजाइनर हैं, अगर ये मुझे पटाना चाहता है तो इसमें गलत ही क्या है? उसकी बातें सुनकर मुझे सच में उबकाई आने लगी। तो क्या हुआ? अगर सड़क का कोई कुत्ता कहीं हक दे तो क्या तू अपनी भूख मिटाने के लिए उसे खा लेगी? मेरा ये डायलॉग सुनकर उस औरत का चेहरा शर्म से लाल हो गया और आसपास खड़े लोग भी मजे लेते हुए उसे घूरने लगे। सबकी नजरों से घिरने के बाद भी वो हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने मुझे खूंखार नजरों से घूरा और बोली, ये गैंगचिंग है। मैं तुझे फिर से चेतावनी दे रही हूँ, दूसरों के मामले में टांग मत अड़ा, वरना। मैंने उसकी धमकी को जूते की नोक पर रखते हुए एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वरना क्या? मैं भी तो देखूं। या तो तू अभी के अभी मुझे मार डाल या फिर चुपचाप माफी मांग और यहां से दफा हो जा। मेरी इस खुली चुनौती ने उसे पूरी तरह से पागल कर दिया। वो गालियां बकने लगी, तुझ पर तो मैं थूकती भी नहीं, दूसरों के फटे में टांग अड़ाने वाले कीड़े। मैं माफी नहीं मांगूंगी, क्या कर लेगा तू? हिम्मत है तो मार के दिखा, मार मुझे। मारना। मेरी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई और अगले ही पल मैंने अपना पैर उठाया और जोरदार लात रसीद कर दी। एक दर्दनाक चीख के साथ उस बुढ़िया की सारी गालियां हवा में ही गायब हो गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मैं तुरंत उसके पीछे पहुंचा और उसके घुटने के ठीक पीछे एक और जोरदार किक चढ़ दी। धड़ाम। वो औरत घुटनों के बल जमीन पर गिरी और दर्द से कराह उठी। अरे वो कुत्ते के पिल्ले, वो दर्द से पसीने पसीने हो रही थी। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत वहां पहुंच गए और हमें चारों तरफ से घेर लिया। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? सिक्योरिटी को देखते ही ये चेंग और ज्यादा घबरा गया। उसने डरते हुए मेरी जैकेट का कोना पकड़ा और बोला, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन अब आगे मैं खुद संभाल लूंगा। तुमने उसे मारा है, तुम यहां से भाग जाओ। उसने मेरे सनग्लासेस मुझे वापस थमा दिए। तब जाकर मुझे समझ में आया कि इस बेवकूफ को लगा था कि मैंने चश्मा इसलिए उतारा था ताकि मैं आसानी से मारपीट कर सकूं। उसकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सी इज्जत और खौफ था। और उसी वक्त थोड़ी ही दूरी पर बने वीआईपी लाउंज से कुछ लोग बड़े ही मजे से इस पूरे ड्रामे को देख रहे थे। मैं हमेशा से ही शांत स्वभाव का रहा हूं, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए इन 5 सालों में मैंने कभी किसी बात पर झगड़ा नहीं किया। लेकिन सिर्फ मुझे जलन महसूस कराने के लिए जब मैं उसके लिए बर्थडे केक बना रहा था तो भारी बारिश में अपने जूनियर को छाता देने भाग गई। उसे लगा किसी को पता नहीं चलेगा, पर बारिश में उन दोनों के गले लगने का वीडियो पूरे कैंपस नेटवर्क पर वायरल हो गया। वीआईपी लाउंज में बैठी एक लाल बालों वाली लड़की हैरानी से मुंह फाड़े हुए थी। इस हैंडसम लड़के की जबान तो कैंची की तरह चलती है। दूसरी लड़की ने भी सिहलाते हुए कहा, हाँ है तो दमदार, लेकिन अब ये मुसीबत में फंसने वाला है। गैंगचिंग एयरपोर्ट पर मारपीट करना कोई छोटी बात नहीं है। अगर वो मोटी औरत जिद पर अड़ गई तो इसे कुछ दिन हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। फिर लाल बालों वाली लड़की ने बीच में बैठी एक औरत की तरफ देखा, सिया दीदी, क्या हमें इस हीरो को बचाने जाना चाहिए?
सिया नाम की उस औरत की तीखी और रहस्यमयी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसे हमारी ज़रूरत नहीं है। उसके इतना कहते ही सबने देखा कि मैंने बहुत ही आराम से अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल किया, और अगले ही पल सिक्योरिटी हेड के वॉकी टॉकी पर कुछ आवाज़ आई। वो तुरंत मेरे सामने इज्जत से झुका और फिर उसने अपने गार्ड्स को इशारा किया, जो उस औरत को घसीटते हुए वहां से ले गए। ये नज़ारा देखकर वीआईपी लाउंज की वो सारी औरतें सन्न रह गईं। सिया दीदी, ये क्या था? एक लड़की ने हैरानी से पूछा। आपको कैसे पता था कि इसे कुछ नहीं होगा? पास खड़ी वैन वान ने उसे घूरते हुए समझाया, जब ये लड़का फ्लाइट से उतरा था ना, तो स्टाफ के लोग खुद इसे इज्जत के साथ बाहर छोड़ने आए थे। अगर एयरपोर्ट वाले किसी को इतनी इज्जत दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो सिर्फ अमीर नहीं है, बल्कि कोई बहुत बड़ी हस्ती है। ये सुनकर दूसरी लड़की तुरंत सीरियस हो गई और सिया से बोली, सिया दीदी, क्या हमें इसके बारे में पता लगाना चाहिए? लेकिन हे सिया ने मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है वो बस यहाँ घूमने आया हो। अगर हमने उसके बारे में छानबीन की तो हो सकता है वो इसे बुरा मान जाए। समय हो चुका था, तो हे सिया और बाकी लोग बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ गए, और उसी वक्त एयरपोर्ट के बाहर मैं अपने बगल में खड़े ये चेन को बेबसी से देख रहा था। और कोई काम है? उसने पहले सिर हिलाया कि नहीं, लेकिन फिर मेरी तरफ देखकर जल्दी से हाँ में सिर हिलाने लगा। उसकी आंखों में मेरे लिए बस इज्जत ही इज्जत थी। क्या क्या मैं तुम्हें खाने पर ले जा सकता हूँ? मैं भी भूखा ही था, तो मैंने हाँ कर दी। तुम्हें गैंगचेंग के बारे में कुछ पता है? ये चेंग ने तुरंत जवाब दिया, हाँ थोड़ा बहुत। मैं यहीं पढ़ाई करता हूँ, तो काफ़ी जगहें घूमी है मैंने। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। चलो ठीक है, फिर खाने की कोई अच्छी जगह ढूंढो, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी ढूंढता हूँ। ये चेंग खुशी खुशी टैक्सी बुलाने के लिए सड़क की तरफ भागा। फिर मुड़कर उसने कहा, मेरा नाम ये चेंग है। मैंने बस सिर हिलाया, लू चेन। मेरा नाम सुनते ही उसकी आंखें और चमक उठी। तुम सच में कमाल हो। मैं आज तक किसी से बहस में नहीं जीत पाया, अच्छा हुआ आज तुम वहां थे। मैं मुस्कुराया, कितना इत्तेफाक है, मैं आज तक किसी से बहस में नहीं हारा। ये चेंग मुझे और भी ज्यादा हीरो मानने लगा। उसने पूछा, क्या तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया, जून में ग्रेजुएट हो जाऊंगा। वो हंसा, फिर तो तुम मुझसे थोड़े बड़े हो। उसने इज्जत के साथ मेरे लिए कार का दरवाजा खोला। लू भाई बैठिए। कार में बैठते ही ये चेंग ने मेरा नंबर ले लिया। वो देख रहा था कि मेरे फोन पर लगातार कॉल्स आ रही थी, लेकिन मैं उन सबको इग्नोर कर रहा था। वो हैरान तो था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा। इसके बजाय वो खुशी खुशी मुझे गैंगचेंग की मशहूर जगहों के बारे में बताने लगा। लू भाई, तुम्हें शियानबान स्ट्रीट जरूर जाना चाहिए। वहाँ खाने पीने और मजे करने की इतनी जगह हैं कि तुम गिन नहीं पाओगे। और हाँ, वहाँ लड़कियां भी एक से बढ़कर एक आती हैं। मैं उसकी बातें सुन रहा था और जो जगहें अच्छी लग रही थीं उन्हें याद कर रहा था। हम एक रेस्टोरेंट पहुंचे। बैठते ही ये चेंग ने अचानक इधर उधर देखा, फिर अपनी आवाज धीमी करते हुए पूरी गंभीरता से बोला, गैंगचेंग में तुम्हें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है। मुझे उसकी बात में दिलचस्पी आने लगी। क्या? ये चेंग ने बिल्कुल सीरियस होकर कहा, यहाँ घूमते वक्त अगर तुम्हें हे परिवार का कोई रईस दिख जाए तो कभी उससे पंगा मत लेना। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, लेकिन फिर भी वो मुझे याद दिलाना चाहता था कि दूसरे के इलाके में दादागिरी नहीं चलती। गैंगचेंग में हे परिवार का एक छत्र राज था। हालांकि मैं यहाँ के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन ये बात मुझे भी पता थी। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिक्र मत कर, मैं ध्यान रखूंगा। खाना खत्म करने के बाद मैंने ये चेंग को अलविदा कहा और अकेले ही उन रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाती सड़कों पर खड़ा हो गया। रात की ठंडी हवा का झोंका आया और मुझे कंपकंपी छूट गई। गैंगचेंग में अप्रैल के आखिर में भी रातें काफी ठंडी होती हैं। मैंने सिर्फ एक पतली सी शर्ट पहन रखी थी, तो हवा लगते ही मेरा सारा नशा हिरन हो गया। आसपास कोई अच्छा होटल न मिलने पर मैंने आखिरकार एक टैक्सी पकड़ी। जब मैंने होटल में चेक इन किया तो रात के 8 बज चुके थे। अपना फोन देखा, लगातार आ रही कॉल्स की वजह से उसकी बैटरी मरने वाली थी। मैंने नफरत से अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर अपने घर कॉल लगाया। हालांकि विदेश में अभी आधी रात हो रही होगी, मुझे यकीन नहीं था कि मम्मी पापा सोए हैं या जाग रहे हैं। लेकिन फोन बजते ही, पलक झपकते ही कॉल उठ गई, और फोन के उस पार से मेरे पापा की वो जानी पहचानी दमदार आवाज आई, शाओ चेन, पहुंच गए तुम। उनकी वो फिक्र भरी आवाज सुनते ही मेरी आंखें भर आईं। मैंने अपनी आवाज को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की। हाँ पापा, मुझे आपकी और मम्मी की बहुत याद आ रही थी। मेरी बात सुनते ही पापा की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी आ गई। हम आज ही सारा काम दूसरों को सौंप देंगे और कल ही तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे, ठीक है बेटा? मेरा दिल जोर से धड़का। उन्हें पता था कि अगर मेरे साथ कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ होता तो मैं कभी इस तरह से बात नहीं करता। तभी मम्मी की आवाज भी आई, जिसमें एक ऐसा हुक्म था जिसे कोई टाल नहीं सकता। मुझे भी यही ठीक लगता है। मैं हमेशा से ही शांत स्वभाव का रहा हूं, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए इन 5 सालों में मैंने कभी किसी बात पर झगड़ा नहीं किया। लेकिन सिर्फ मुझे जलन महसूस कराने के लिए, जब मैं उसके लिए बर्थडे केक बना रहा था तो वो भारी बारिश में अपने जूनियर को छाता देने भाग गई। उसे लगा किसी को पता नहीं चलेगा।
पर बारिश में उन दोनों के गले लगने का वीडियो पूरे कैंपस नेटवर्क पर वायरल हो गया। मेरे बच्चे, जब तक हम जिंदा हैं, किसी की मजाल नहीं जो तुम्हें चोट पहुंचा सके। हमने इतनी दौलत और ताकत इसीलिए तो कमाई है, ताकि वो तुम्हारी ढाल बन सके। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी बातें मेरे लिए उस मरहम की तरह थीं जिसने मेरे सारे घाव भर दिए। बस कोई गैर कानूनी काम मत करना, बाकी तुम्हें जो करना है करो, जिससे प्यार करना है करो। तुम्हारे मम्मी पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। लेकिन तभी मम्मी ने थोड़े धीमे स्वर में कहा, और अगर प्यार व्यार नहीं भी करना है ना, तो कोई बात नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हें जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़ा रख सकती है। उनकी इन चंद बातों से मुझे समझ आ गया था कि उन्हें मेरे और छिंगजुआन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन मैंने इस बात पर ज्यादा चर्चा नहीं की, बस बात को मजाक में टालते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रही बात गर्लफ्रेंड की, तो वो तो जरूर बनाऊंगा। मैं रजाई में लिपट गया और अलसाए हुए स्वर में बोला, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो एक बार धोखा खाकर जिंदगी भर प्यार से डरने लगे। और वैसे भी इस दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, मैं किसी न किसी पर तो अपना दिल हार ही बैठूंगा, है ना। मम्मी हंस पड़ी, बिल्कुल सही कहा मेरे शेर। तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। हम ऐसे ही आराम से बातें करते रहे और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब फोन सीने से लगाए लगाए गहरी नींद में सो गया। मुझे नहीं पता था कि दूसरी तरफ मेरे खर्राटों की आवाज़ सुनकर ही पापा ने धीरे से अपना माइक म्यूट किया था। उनकी ये खामोशी देखकर ही मेरी माँ के चेहरे की सिकन थोड़ी कम हुई थी। अपनी संपत्ति को वापस देश में लाने का काम और तेज कर दो। मैं जल्द से जल्द अपने शाओ चेन के पास जाना चाहती हूँ। सच तो ये था कि जब मैं पढ़ाई के लिए देश वापस आया था, तभी मेरे पापा ने लू परिवार का वो विशाल साम्राज्य वापस लाना शुरू कर दिया था। लेकिन कई तरह की रुकावटों की वजह से अब तक वो अपनी आधी दौलत ही वापस ला पाए थे। अपनी पत्नी की बात सुनकर लू शेंग की उन गहरी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई। लेकिन जब उन्होंने मेरी माँ की तरफ देखा तो उनकी आंखें फिर से नरम हो गई। तुम सो जाओ अब। उन्होंने अपने मन में यह कसम खा ली थी कि अब वो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को बेदर्दी से कुचल देंगे। मैं अगली सुबह बहुत आराम से उठा। जब मैंने नींद में अपना फोन उठाया तो देखा कि कॉल अभी भी चल रही थी। मेरे माता पिता ने रात भर मेरा साथ नहीं छोड़ा था। ये देखकर मेरा रोम रोम प्यार से भर गया। मैंने भारी आवाज में पुकारा, मम्मी पापा आप अभी भी वहीं हैं। फोन के उस पार अपने ऑफिस में काम कर रहे लू शेंग ने तुरंत सबको शांत रहने का इशारा किया। उनकी आवाज पल भर में नरम हो गई। उठ गए मेरे बच्चे। मैंने बिस्तर से उठकर खिड़की के पर्दे हटाए। बाहर समंदर की लहरों को देखकर मैंने एक लंबी अंगड़ाई ली। पापा क्या आप ऑफिस में हैं? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदने गई है, वो जल्द ही तुम्हें भिजवा देगी। तुम्हें वो कपड़े कहाँ चाहिए, जिंग शहर में या गैंगचेंग में? गैंगचेंग में। मैंने दीदी को भी बता दिया है कि मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा। ठीक है, तुम बस मुझे एड्रेस भेज देना, मैं सारा सामान भिजवा दूंगा। शुक्रिया पापा। इतना कहकर मैंने खुद को सूंघा और मेरी नाक सिकुड़ गई। रात को मैं बिना कपड़े बदले ही सो गया था और अब मुझे अपने ही पसीने से बदबू आ रही थी। मैंने फोन पे कहा, पापा आप काम कीजिए, मैं नहाने जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने कॉल काटी, उसी अनजान नंबर से फिर से एक कॉल आ गई। मैंने नफरत से अपनी भौहें सिकोड़ी। मुझे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी, मैं जानता था कि ये छिंगजुआंग ही होगी। सैकड़ों मिस्ड कॉल्स की लिस्ट देखकर मैंने चिढ़कर कॉल उठाई। फोन के उस पार छिंगजुआंग की आवाज सूखी और भारी थी। लू चेन, तुमने आखिरकार मेरा फोन उठा ही लिया। वो इस वक्त किस हाल में थी मैं न तो देख सकता था और न ही मुझे उसकी कोई परवाह थी। मैंने बस एक ठंडी हंसी के साथ कहा, मिस शेंग क्या तुम थकती नहीं हो? सैकड़ों मिस्ड कॉल्स। अगर तुम्हारा फोन अभी तक हैंग नहीं हुआ है तो सच में इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसने मेरे ताने का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बहुत ही सहमी हुई और गिड़गिड़ाती हुई आवाज में बोली, तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आती हूँ, हम आमने सामने बैठकर बात करेंगे, ठीक है? उसकी वो भीख मांगती हुई आवाज सुनकर मुझे अचानक उस भयंकर आग वाले दिन की याद आ गई। उस साल मैंने उसे जलती हुई इमारत से अपनी पीठ पर लाद कर बाहर निकाला था, लेकिन मेरे अपने हाथों पर गहरे और भद्दे घाव हो गए थे। मैं अस्पताल के कमरे में छुपकर बैठा था और किसी से नहीं मिलना चाहता था। तब वो भी बिल्कुल इसी तरह दरवाजे के बाहर खड़े होकर मुझसे गिड़गिड़ाई थी। बंद दरवाजे के पार वो मुझे बता रही थी कि मेरा ग्रेजुएशन सेरेमनी मिस करना कितना बुरा रहा। वो तब तक बातें करती रही जब तक मुझे हंसी नहीं आ गई और मैंने खुद दरवाजा खोल दिया। लेकिन मुझे आज भी याद है, जब उसने मेरे पट्टियों से बंधे हाथों को देखा था तो उसकी वो खूबसूरत मुस्कान पल भर में जम गई थी। पूरे कॉलेज में अपने हुस्न का गुरूर रखने वाली वो लड़की उस दिन फूट फूट कर रोई थी। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखें लाल थीं और उसने मुझसे पूछा था, लू चेन तुम मुझे बचाने उस आग में क्यों गए? मैंने मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली दी थी, तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए कैसे देख सकता था? लेकिन अब वक्त बदल चुका था। वो लड़की जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं था, आखिरकार बदल गई थी। मेरी सोच अचानक वर्तमान में वापस आई। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, शेंग छिंगजुआंग तुम आखिर कहना क्या चाहती हो?
मैंने बिना किसी रहम के उसकी असलियत उसके मुंह पर मारी। क्या तुम ये बताना चाहती हो कि तुमने मेरे पीठ पीछे श्याओ चूशिंग के साथ कैसे गुलछर्रे उड़ाए? या ये बताना चाहती हो कि तुम्हारी वो छिपी हुई आशिकी कितनी मजेदार थी? या फिर ये कि भले ही तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार मैं ही हूं? मुझे तो बस ये सब सोचकर ही उल्टी आ रही थी। अगले ही पल मैंने चबा चबा कर एक एक लफ्ज कहा, शेंग छिंजुआंग, तुम्हारी ये घटिया माफी मेरे लिए दो कौड़ी की भी नहीं है। मेरी बातें सुनकर वो बुरी तरह घबरा गई और जल्दी जल्दी सफाई देने लगी। लू चेन, ऐसा नहीं है। मेरे और शाओ चूशिंग के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम सिर्फ गले मिले थे, उसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं है। प्लीज बिना मेरी बात सुने मुझे ये सजा मत दो। मुझे बस एक मौका दे दो प्लीज। मैं हमेशा से ही शांत स्वभाव का रहा हूँ, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए इन 5 सालों में मैंने कभी किसी बात पर झगड़ा नहीं किया। लेकिन सिर्फ मुझे जलन महसूस कराने के लिए जब मैं उसके लिए बर्थडे केक बना रहा था तो वो भारी बारिश में अपने जूनियर को छाता देने भाग गई। उसे लगा किसी को पता नहीं चलेगा, पर बारिश में उन दोनों के गले लगने का वीडियो पूरे कैंपस नेटवर्क पर वायरल हो गया। मैं उसकी और बकवास सुनने के मूड में नहीं था, तो मैंने सीधा कॉल काट दिया। लेकिन अगले ही पल छिंगजुआंग का फिर से कॉल आ गया। मैंने बिना एक पल सोचे उसे ब्लॉक कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब वो उसने किसी और नंबर से कॉल करना शुरू कर दिया। मैंने गुस्से से अपनी भौहें सिकोड़ी। सिर्फ इसलिए मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं किया क्योंकि मैंने पापा को कॉल करने का वादा किया था। मैंने सीधा फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डाल दिया और आखिरकार मुझे शांति मिल गई। फिर मैं नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। 1 घंटे बाद मैं सीधा टेलीकॉम स्टोर गया और एक नया सिम कार्ड लिया। नया नंबर अपने माता पिता को भेजने के बाद मैंने पुराना नंबर हमेशा के लिए बंद कर दिया। शाम ढल चुकी थी। मैं डूबते सूरज की रोशनी में बाहर निकला। समंदर की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने टैक्सी ली और सीधा उसी शिबान स्ट्रीट की तरफ निकल पड़ा जिसके बारे में चेंग ने बताया था। उस गली के बिल्कुल आखिर में एक पब था जिसके बाहर कोई बोर्ड भी नहीं लगा था। अगर ये चेंग ने मुझे इसके बारे में न बताया होता तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ कोई पब है। मैं मुस्कुराया और अंदर कदम रखा, लेकिन जैसे ही मैं अंदर पहुंचा मैं वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। अंदर का हॉल किसी महल से कम नहीं था। झूमर की रोशनी में सफेद संगमरमर का फर्श जगमगा रहा था। ये जगह तो बहुत ही शानदार है। मैं अभी उस जगह को निहार ही रहा था कि एक खूबसूरत लड़की मेरी तरफ आई। हेलो हैंडसम, क्या आपकी कोई बुकिंग है? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हेलो, मुझे इस पब के मैनेजर से मिलना है। मेरी बात सुनकर वो पल भर के लिए ठिठक गई और फिर कैंटोनीज में कुछ बुदबुदाई जो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन अगले ही पल उसने फिर से वही प्रोफेशनल मुस्कान पहन ली। इस पब के कई मैनेजर हैं, आप किससे मिलना चाहते हैं? मैंने बहुत ही आराम से जवाब दिया, कोई भी चलेगा, बस वो कोई फैसला लेने के काबिल होना चाहिए। वो मुझे घूरने लगी। मेरा ये बेफिक्र अंदाज और मेरी रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज उन लोगों से बिल्कुल अलग थी जो अक्सर हे सिया से मिलने आते थे और घबराहट से पसीने पसीने हो जाते थे। ये देखकर उसे यकीन हो गया कि मैं सिया दीदी से मिलने नहीं आया हूँ, तो वो मुझे अंदर ले जाते हुए मुझसे फ्लर्ट करने लगी। तो आप गैंगचंग घूमने आए हैं? मैंने सिर हिलाया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कशिश थी। तो यहाँ कितने दिन रुकने का इरादा है? वो मन ही मन सोच रही थी कि अगर मैं ज्यादा दिन रुकने वाला हूं तो हो सकता है हम दोनों के बीच कोई रोमांटिक लव स्टोरी शुरू हो जाए। लेकिन मैंने बहुत ही रूखेपन से बस 2 शब्द कहे, पता नहीं। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने तुरंत अपना फोन निकाल लिया। क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? अगर आपको यहाँ किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैंने उसकी स्क्रीन पर खुले क्यूआर कोड को देखा और बहुत ही आराम से अपना एक फेक वी चैट अकाउंट खोल लिया। मैंने उसके सामने ही कोड स्कैन किया और उसे ऐड कर लिया। फिर मैंने बड़ी सफाई से वापस अपना असली अकाउंट खोल लिया। ये सब देखकर उस लड़की के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। क्या ये मुझे अंधा समझता है? लेकिन उसकी ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसने बस चुपचाप मुझे बार काउंटर तक पहुंचा दिया। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने बारटेंडर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे मैनेजर से मिलना है, प्लीज बुला लाओ। बारटेंडर मेरी बात समझ गया और तुरंत किसी को बुलाने चला गया। कुछ ही मिनटों के बाद एक लाल बालों वाली लड़की झूमती हुई वहां आई। मैं उस वक्त बार काउंटर पर बैठा मजे से अपने ड्रिंक का ग्लास घुमा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा उसके कदम वहीं रुक गए और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ये तो वही है। चूली ने अपने आप को संभाला, बार काउंटर पे हाथ रखा और एक बनावटी मुस्कान के साथ पूछा, तो हैंडसम, मुझसे क्या काम है? मुझे फालतू बातें करने का कोई शौक नहीं था, तो मैं सीधा मुद्दे पर आ गया। समंदर के किनारे वाले जितने भी टेबल हैं मैं वो सब बुक करना चाहता हूँ। इस पब का आखिरी हिस्सा सीधा समुंदर के किनारे खुलता था और वहां बैठकर समंदर का सबसे बेहतरीन नजारा दिखता था। चूली ने मेरी नजर का पीछा किया और फिर नखरे दिखाते हुए बोली, ये तो तुमने बहुत बड़ी डिमांड कर दी। वो इस पब की सबसे प्राइम लोकेशन है। मैंने उसे तिरछी नजर से देखा और फिर अपनी जेब से एक ब्लैक कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। क्या तुम पैसा कमाना नहीं चाहती? मेरे हाथ में वो कार्ड देखते ही चूली की आंखें चमक उठीं और वो लालच से मुस्कुराने लगी। क्यों नहीं, बिल्कुल कमाना चाहती हूँ। उसने कार्ड लिया और वेटर को थमाते हुए पूछा, तुम्हें कितने एरिया के टेबल चाहिए?
मैंने बिना पलक झपकाए कहा, मेरे 10 मीटर के दायरे में कोई और नहीं होना चाहिए। चूली ने तुरंत डील पक्की कर ली। डन। उसने तुरंत अपने आदमियों को वहां से लोगों को हटाने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में मुझे शीशे की उस बड़ी सी दीवार के पास एक बेहतरीन टेबल पर बिठा दिया गया। पब की हल्की हल्की रोशनी मुझ पर पड़ रही थी और मैं खिड़की के बाहर समंदर का नजारा देख रहा था। समंदर की हवा से मेरे बाल उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आसपास किसी की मौजूदगी का मुझ पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। मैं बस शांति से वहां बैठा अपने दिमाग में आगे की योजनाएं बना रहा था। ये सब देखकर एक कर्मचारी ने चुपके से चूली से पूछा, चू मैडम, आपने उसकी बात क्यों मान ली? हमारे पब को पैसों की कोई कमी थोड़ी है। चूली ने उसे घूर कर देखा। उसे याद आ गया कि एयरपोर्ट पर मैंने उस औरत को कैसे जलील किया था और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने दबी आवाज में कहा, मुझे डर है कि कहीं वो मुझे गालियां न बकने लगे। यह सुनकर वो कर्मचारी हक्का बक्का रह गया। गैंगचिंग में ऐसा कौन था जिसकी चूली को गालियां देने की हिम्मत हो सके? लेकिन चूली को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। वो दौड़कर सेकंड फ्लोर पर बने वीआईपी रूम में गई और एक्साइटमेंट के साथ बोली, तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैंने नीचे किसे देखा है। वेनमान ने एक सेब सीधा उसकी तरफ फेंक कर मारा, किसे देख लिया तूने? उसने चिढ़ते हुए कहा, क्या तू पागल हो गई है? हमेशा ऐसे क्यों चिल्लाती रहती है? चूली ने हवा में ही सेब कैच किया, उसमें से एक बड़ा सा बाइट लिया और मुंह भर के बोलते हुए बोली, अरे गैस तो करो, तुम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। वेनवान ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और अपने लिए एक दूसरा सेब उठा लिया। बेचारी चूली वो मायूस होकर हे सिया के पास गई। सिया दीदी, आप ही गैस करना। मैं हमेशा से ही शांत स्वभाव का रहा हूं, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए इन 5 सालों में मैंने कभी किसी बात पर झगड़ा नहीं किया। लेकिन सिर्फ मुझे जलन महसूस कराने के लिए जब मैं उसके लिए बर्थडे केक बना रहा था तो वो भारी बारिश में अपने जूनियर को छाता देने भाग गई। उसे लगा किसी को पता नहीं चलेगा, पर बारिश में उन दोनों के गले लगने का वीडियो पूरे कैंपस नेटवर्क पर वायरल हो गया। हे सिया ने अपना सिर भी नहीं उठाया, बस एक ही ठंडी आवाज में कहा, दफा हो जा। चूली का दिल टूट गया। वो बड़बड़ाने लगी, इतना हैंडसम लड़का नीचे बैठा है और वो हमारे पब में कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन उसकी इस बात का भी हे सिया पर कोई असर नहीं हुआ। चूली ने एक गहरी सांस छोड़ी, अपनी एक्साइटमेंट को मार डाला और सोफे पर गिरकर आराम करने लगी। और कमाल की बात यह है कि वो सोफे पर गिरते ही सच में सो गई। करीब आधे घंटे बाद वेन वान ने उसे थप्पड़ मार मार कर उठाया। चल नीचे चल, खाना खाने का टाइम हो गया है। चूली नींद में झूमते हुए उन दोनों के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकली। लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही उसकी नींद उड़ गई। उसने देखा कि हे सिया अपने हाथ जेब में डाले अपनी गहरी और खतरनाक आंखों से मुझे ही घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, पता नहीं वो क्या सोच रही थी। चूली ने अपना माथा पीटा, है भगवान, सिया दीदी मैं तो आपको बताना ही भूल गई। उस हैंडसम लड़के ने वो पूरा एरिया बुक कर लिया है और जहां हम रोज बैठकर खाना खाते हैं वो जगह उसके 10 मीटर के दायरे में ही आती है। वेनमान ने अपनी भौहें चढ़ाई, तो तुम अभी जो इतनी एक्साइटेड हो रही थी वो इसी लड़के के लिए था? हाँ। चूली मुस्कुराते हुए बोली, आज तो ये कल से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। वेनमान ने भी मेरी तरफ देखा और हल्की सी हंसी के साथ कहा, हाँ देखने में तो अच्छा है। उस वक्त पब के 1/3 लोग मेरे सामने लाइन लगाकर खड़े थे और जो लाइन में नहीं थे उनका ध्यान भी मेरी ही तरफ था। और मैं किसी को मना नहीं कर रहा था। बस शर्त यह थी कि जो भी अच्छा दिखता है या जिसकी बॉडी अच्छी है वो मेरे सामने बैठकर मेरे साथ एक गेम खेल सकता है। अगर वो जीते तो मैं अपना नंबर दूंगा और अगर वो हारे तो उन्हें अपनी शो उतार कर समंदर के किनारे एक चक्कर लगाना होगा। बस कुछ ही मिनटों में 2 लड़कियां सिर्फ अपनी इनर वियर में बाहर दौड़ लगा रही थीं। कुछ ही देर में पूरा समंदर का किनारा हॉट लड़कियों से भर गया था। चूली ने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, ओ माय गॉड, ये लड़का तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन हे सिया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने शांति से अपनी नजरें फेरी और मुड़कर वापस जाने लगी। चूली को अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने वेनवान को कोहनी मारते हुए पूछा, तुझे नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? वेनवान ने चिढ़कर उसे दूर धकेला, तेरा दिमाग खराब है। हे सिया कभी भी वीआईपी रूम में खाना नहीं खाती और आज तूने हमारी खाने की जगह भी बेच दी, वो यकीनन बहुत गुस्से में होगी। चूली घबराकर हे सिया के पीछे भागी और गिड़गिड़ाने लगी, वेनवान प्लीज गुस्सा मत होना, मैं जाकर उस लड़के से बात करती हूँ, क्या पता वो हमें एक टेबल दे दे। भाड़ में जा तू। वेनवान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और पब से बाहर जाने लगी। लेकिन चूली को कोई परवाह नहीं थी। वो सीढ़ियां उतरकर सीधे मेरे पास आई। हैंडसम, वो मेरे ठीक सामने बैठ गई। आज तुम्हारे सारे ड्रिंक्स मेरी तरफ से फ्री, बस बदले में हमें खाना खाने के लिए एक टेबल दे दो, कैसा रहेगा? उसकी बात सुनकर मैंने बहुत ही आराम से अपना सिर हिला दिया। सिर्फ कुछ लोगों के खाना खाने से मुझे कोई परेशानी नहीं है। चूली ने तुरंत हे सिया और वेनवान को हाथ हिलाकर बुलाया, जल्दी आओ तुम लोग। उसने हमें टेबल देने के लिए हाँ कर दी है। हे भगवान, कितनी शर्मिंदगी की बात है। वेनवान ने मुंह बनाते हुए कहा, एक पब की मालकिन को अपने ही पब में खाना खाने के लिए एक कस्टमर से जगह मांगनी पड़ रही है। लेकिन हे सिया पर इन सब बातों का कोई असर नहीं था।
उसने मेरी तरफ देखना बंद किया और बहुत ही आराम से आकर एक टेबल पर बैठ गई। चूली सोफे पर लेट गई और बड़े मजे से मुझे दूसरों के साथ डाइस खेलते हुए देखने लगी। वक्त गुजरता गया और मेरे सामने खड़े लोगों की भीड़ कमती गई। मैं कुछ लोगों से जानबूझकर हार गया था ताकि उन्हें अपना नंबर दे सकूं, लेकिन बाकी सब में मैं लगातार जीत रहा था। तभी मेरे सामने बैठी एक औरत ने पासा फेंका और उसके 3 आए। उसने बड़ी ही घमंडी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। अब देखते हैं तुम इससे छोटा नंबर कैसे लाते हो। मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है। लेकिन मैंने बहुत ही आराम से अपना कप उठाया और उसमें 3 एक थे। ये देखते ही उस औरत के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अगले ही पल उसने चिढ़ते हुए कहा, इस पब में डाइस खेलने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी तू नहीं है। मैंने उसे तिरछी नजर से देखा और चिढ़ते हुए याद दिलाया, पहले अपने कपड़े उतारो और फिर यहां से निकलो। तुम लोग बस मेरे टाइम पास का जरिया हो और मुझे भड़काने की कोशिश कर रही हो। मेरी बात सुनकर उस औरत का चेहरा शर्म से लाल हो गया और आसपास खड़े लोग भी उस पर हंसने लगे। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अचानक कहा, अभी जो लड़कियां लिफ्ट से बाहर आई थीं, तुमने उन्हें तो देखा ही होगा ना। मैंने अपनी भौहें चढ़ाई लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़कियां इतनी खूबसूरत थीं कि अगर मैं कहता कि मैंने उन्हें नहीं देखा तो ये बहुत बड़ा झूठ होता। मेरी चुप्पी को अपनी जीत समझकर उस औरत ने एक घटिया सी मुस्कान के साथ कहा, उनमें से जो लड़की बीच में चल रही थी ना, डाइस खेलने में वो यहाँ की नंबर 1 खिलाड़ी है। अगर तूने उसे हरा दिया तो मैं अपनी हार मान लूंगी। मैंने एक ठंडी हंसी हंसी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू हार मानती है या नहीं। अगले ही पल मैंने सीधा ऐलान कर दिया, नेक्स्ट। मेरी बात सुनकर वो औरत तिलमिला उठी। वो कुछ और बोलने ही वाली थी कि लाइन में खड़ी अगली लड़की ने उसे धक्का दिया और मेरी टेबल पर आकर बैठ गई। कुछ और राउंड्स बीत गए, मैं बोर हो चुका था तो मैंने डाइस वापस टेबल पर फेंक दिए। अब और नहीं खेलना, बहुत बोरिंग हो गया है ये। लेकिन मेरे इतना कहते ही पीछे लाइन में खड़े लोग चिल्लाने लगे, अरे नहीं, अभी हमारी बारी नहीं आई है। लेकिन मैंने उनकी तरफ एक नज़र देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं अपनी सीट से उठकर जाने ही वाला था कि चूली चौंक गई। क्या तुम जा रहे हो? उसने तुरंत मुझे रोकने की कोशिश की। अरे सुनो, अभी उस औरत ने जो कहा, तुम उस बारे में सोच सकते हो। सिया दीदी सच में डाइस खेलने में बहुत कमाल की हैं। मैं हमेशा से ही शांत स्वभाव का रहा हूँ, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए इन 5 सालों में मैंने कभी किसी बात पर झगड़ा नहीं किया। लेकिन सिर्फ मुझे जलन महसूस कराने के लिए जब मैं उसके लिए बर्थडे केक बना रहा था तो वो भारी बारिश में अपने जूनियर को छाता देने भाग गई। उसे लगा किसी को पता नहीं चलेगा, पर बारिश में उन दोनों के गले लगने का वीडियो पूरे कैंपस नेटवर्क पर वायरल हो गया। लेकिन चूली की बात सुनकर मेरे कदम रुक गए। मैंने अपनी नजरें घुमाई और मेरा ध्यान उस औरत पर गया जो सिर झुकाए अपने फोन में लगी थी। सच कहूं तो आज तक मैं जितनी भी लड़कियों से मिला था वो उन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक थी। शायद उसे भी मेरी नजरों का एहसास हो गया था क्योंकि उसने अचानक फोन चलाना बंद किया और अपनी आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। हमारी नजरें मिली और मैंने मन ही मन सोचा, कमाल की खूबसूरती है। जब उसने सिर झुकाया हुआ था तो वो बहुत ही शांत और रहस्यमयी लग रही थी, लेकिन आंखें उठाते ही उसकी नजरों में एक खतरनाक चमक थी जो साफ बता रही थी कि उससे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। मैं मुस्कुराया और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही पब में गाना बदला, मैं ठीक उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। हे सिया ने अपना फोन नीचे रखा और बहुत ही आराम से सोफे पर पीछे की तरफ झुक गई। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, वो बस मुझे घूरे जा रही थी। आसपास बहुत शोर था लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, खेलोगी? हे सिया के गले से एक हल्की सी हंसी निकली, जब तुम्हें पता है तो पूछ क्यों रहे हो? क्या खेलना है? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। डाइस? और क्या? मेरे वहां इतना तमाशा करने के बाद भी क्या उसने कुछ नोटिस नहीं किया था? लेकिन फिर मुझे याद आया कि वो तो अपने फोन में लगी थी, शायद सच में उसका ध्यान नहीं गया होगा। जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ मेरी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई। मैं तो बस उसकी नजरों को महसूस करके उसके पास आ गया था, लेकिन अगर उसे ही कोई दिलचस्पी नहीं थी तो फिर छोड़ो। ये सोचकर मैंने एक बहुत ही बनावटी सी माफी मांगी, माफ करना, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। और इतना कहकर मैं मुड़कर जाने लगा। हे सिया में पीठ घूरती रही और उसके मुंह से बस एक लफ्ज निकला, खेलेंगे। मैंने सुन लिया था लेकिन मैं जानबूझकर अनसुना करके आगे बढ़ता रहा। लेकिन चूली मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली थी। वो दौड़कर आई और मेरा रास्ता रोक लिया। हाँ, हाँ, खेलेंगे ना? हैंडसम सिया दीदी ने अभी कहा कि वो खेलेंगी। उसके लाल बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे, जिसे देखकर मुझे हंसी आ गई। मुझे उनके साथ नहीं खेलना, अगर मैं तुम्हारे साथ खेलूं तो कैसा रहेगा? मेरी बात सुनकर चूली सन्न रह गई, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि हे सिया की खतरनाक नजरें उसी पर गड़ी हैं। वो तुरंत होश में आई और जोर जोर से सिर हिलाने लगी। नहीं, मुझे नहीं खेलना था। तुम सिया दीदी के साथ ही खेलो, वो सच में बहुत अच्छे प्लेयर हैं। वो मुंह से तो हे सिया की तारीफ कर रही थी लेकिन उसकी आंखों में मुझे रोकने की भीख थी। मैं तुरंत उसका इशारा समझ गया। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और थोड़ा नाटक करते हुए कहा, लेकिन वो तो मेरे साथ खेलना ही नहीं चाहती, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। चूली ने तुरंत मेरी बात काट दी। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बस थोड़ा नखरे दिखा रही है, तुम समझ रहे हो ना।
और वहीं कोने में खड़ी वेनमान ने चुपके से चूली को थम्स अप दिखाया। वाह मेरी दोस्त, अब मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही शानदार ताबूत खरीदूंगी। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैंने मुस्कुराते हुए सिया की तरफ देखा। वो बेचारी शर्मिंदगी से लाल हो रही थी, लेकिन फिर भी ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी ये हालत देखकर मैं और भी जोर से हंसा और वापस आकर उसके ठीक सामने बैठ गया। मैंने टेबल पर रखे पासे वाले कप को हिलाया तो कैसे खेलना है। हे सिया अब तक बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। वो थोड़ा आगे की तरफ झुकी और बोली, बेस्ट ऑफ 3 तुम्हारे ही रूल्स के हिसाब से। जो हारेगा वो अपनी शर्ट उतारकर बाहर एक चक्कर लगाएगा, और जो जीतेगा उसे तुम्हारा नंबर मिलेगा। मैंने तुरंत हाँ कर दी, मंजूर है। लेकिन हे सिया ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, लेकिन मुझे तुम्हारा वो असली वाला नंबर चाहिए, फेक वाला नहीं। मैंने तुरंत हाँ नहीं कहा, बल्कि उससे एक सवाल पूछा, बड़ा या छोटा। हे सिया ने भी बात नहीं घुमाई और सीधा जवाब दिया, ठीक है तुम जो कहो, छोटा। इतना कहकर मैंने पासे वाले कप की तरफ हाथ बढ़ाया, पहले तुम। हे सिया ने कोई नखरे नहीं दिखाए। उसने आराम से कप उठाया, कुछ सेकंड्स के लिए हिलाया और फिर टेबल पर रख दिया। फिर उसने एक बहुत ही इत्मीनान भरी मुस्कान के साथ मुझे पासा फेंकने का इशारा किया। मैं भी इस खेल का पुराना खिलाड़ी था। मैंने कप उठाया, उसे बस 2-3 बार घुमाया और नीचे रख दिया। चूली कभी मेरे कप की तरफ देख रही थी तो कभी हे सिया के कप की तरफ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन जीतने वाला है। उसने ताली बजाते हुए कहा, एक काम करते हैं, दोनों एक साथ कप उठाओ। मैंने सिर हिलाया और हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक साथ कप उठा लिए। अगले ही पल वहां खड़े सभी लोग हमारे पास से देखने के लिए आगे की तरफ झुक गए। चूली ने पहले मेरी तरफ देखा और हैरान होकर चिल्लाई, अरे बाप रे, इसके फिर से 3 एक आए हैं। तुम सच में बहुत अच्छा खेलते हो। लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी का कोई नामो निशान नहीं था। मेरी नजरें तो हे सिया के पासों पर टिकी थीं, जो एक के ऊपर एक रखे हुए थे, और सबसे ऊपर वाले पासे पर सिर्फ एक लाल डॉट दिख रहा था। इस राउंड में मेरी हार इतनी करारी थी कि कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन मैं हार से डरने वालों में से नहीं था। मैंने तुरंत अपना क्यूआर कोड निकाला और कहा, लो स्कैन कर लो। लेकिन हे सिया ने बस एक सरसरी सी नजर डाली और शांति से सिर हिलाते हुए कहा, मुझे ये वाला अकाउंट ऐड नहीं करना है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने एक पल में मेरा फेक अकाउंट पहचान लिया था, वो भी तब जब मैंने अकाउंट बदलने का कोई इशारा तक नहीं किया था। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी मुझे रत्ती भर भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, बल्कि मैं मुस्कुराया और बिल्कुल बेफिक्री से बोला, तो फिर ठीक है, मुझे डाइस खेलना सिखाओगे? मेरी आंखों में इस खेल को सीखने की जो ललक थी उसे देखकर हे सिया थोड़ी हैरान हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इस खेल में इतनी दिलचस्पी क्यों है, और मैं बिना सोचे समझे झट से जवाब दे दिया, क्योंकि ये बहुत कूल लगता है यार। वहां मौजूद सभी लोग पल भर के लिए सन्न रह गए, और अगले ही पल हे सिया जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी बसंत की उस हल्की ठंडी हवा जैसी थी जो दिल को सुकून दे जाती है। वो सच में हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वे सच में हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं काफी देर तक उसे बस घूरता ही रह गया और बड़ी मुश्किल से अपनी नजरें हटा पाया। मैं हमेशा से ही शांत स्वभाव का रहा हूं, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए इन 5 सालों में मैंने कभी किसी बात पर झगड़ा नहीं किया। लेकिन सिर्फ मुझे जलन महसूस कराने के लिए जब मैं उसके लिए बर्थडे केक बना रहा था तो वो भारी बारिश में अपने जूनियर को छाता देने भाग गई। उसे लगा किसी को पता नहीं चलेगा, पर बारिश में उन दोनों के गले लगने का वीडियो पूरे कैंपस नेटवर्क पर वायरल हो गया। पास खड़ी चूली तो खुशी से उछल पड़ी। हे भगवान, तुम भी बिल्कुल उसी वजह से डाइस खेलना सीखना चाहते हो जिस वजह से सिया दीदी ने सीखा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कूल लगता है। ये सुनकर मेरी आंखें और भी ज्यादा चमक उठी। मैंने तुरंत अपना असली वीचार अकाउंट खोला और जब हे सिया मेरा कोड स्कैन कर रही थी तो मैंने ऐसे ही कैजुअली पूछ लिया, ना तुम्हारा नाम क्या सेव करूं? उसने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, लूचेन। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछता उसने खुद ही अपना नाम भेज दिया है, सिया। ये 3 शब्द देखते ही पल भर के लिए मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, लेकिन मैंने उसे तुरंत छिपा लिया। जब हम एक दूसरे का नंबर सेव कर रहे थे तो चूली भी एक्साइटमेंट में बीच में कूद पड़ी, मुझे भी अपना नंबर दो ना। और फिर उसने एक ऑफर दिया, अगर तुम आगे से कभी भी यहाँ आओगे ना तो तुम्हारे सारे ड्रिंक्स मेरी तरफ से फ्री। मैंने हंसते हुए सिर हिलाया, फ्री ड्रिंक्स से अच्छा है मुझे किसी दिन खाने पर ले जाना। इस लड़की को देखकर ही लग रहा था कि इसे खाने पीने का बहुत शौक है। अगर मैं इसके साथ गया तो पक्का मुझे यहाँ का बेस्ट खाना मिलेगा। डन, पक्का वादा रहा। चूली ने तुरंत मेरा नंबर सेव किया और फिर मुझे अपना नाम बताया, मेरा नाम चूली है, नाइस टू मीट यू। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मेरी मुस्कान देखकर चूली फिर से मेरे लुक्स पर फिदा हो गई और आ भरते हुए बोली, कसम से तुम इस दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के हो। शुक्रिया, तुम भी बहुत खूबसूरत हो। मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गोल थीं और उसमें एक अजीब सी मासूमियत और चुलबुलापन था जो किसी को भी आसानी से अपना दोस्त बना सकता था। तभी चूली ने मुझसे एक सवाल पूछा, तो क्या तुम यहाँ गैंगचैंग में सिर्फ
घूमने आए हो? मैंने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। तो कब तक रुकने का इरादा है? चूली का ये बातूनी और फ्रेंडली नेचर मुझे बहुत पसंद आ रहा था। उसने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ पूछा, तो मैंने भी ऐसे ही कैजुअली कह दिया, शायद 1 महीना। लेकिन अगले ही पल उसने मुझसे वो सवाल पूछ लिया जो उसे नहीं पूछना चाहिए था। अच्छा, तो तुम रुके कहाँ हो? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, पीछे से हे सिया की चेतावनी भरी आवाज आई, आली। चूली को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत मुझसे माफी मांगी। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम्हें बाहर घुमाने के लिए पूछ रही थी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। कोई बात नहीं। मैंने बस अपना हाथ हिलाया, लेकिन मैं फिर भी उसे अपना एड्रेस बताने वाला नहीं था। मैंने अपना फोन चेक किया और कहा, अगर कुछ काम हो तो मुझे मैसेज कर देना। इतना कहकर मैं मुड़ने ही वाला था कि अचानक हे सिया बोल पड़ी, कल मैं तुम्हें पिक करने आऊंगी। मैंने अपनी भौहें चढ़ाई, क्यों? और उसने बहुत ही आराम से पलटकर पूछा, तुम्हें डाइस खेलना नहीं सीखना क्या? ओह अच्छा, वो बात है। मैं हंसा और बिना रुके हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ गया, मैं तुम्हें मैसेज करूंगा। इतना कहकर मैं बिना मुड़े वहां से निकल गया। मेरे जाने के बाद वेन वान ने एक गहरी सांस ली और बोली, इस लड़के का एटीट्यूड तो सच में बहुत कड़क है। फिर उसने हे सिया की तरफ देखा जो गहरी सोच में डूबी हुई थी। क्या तुम्हें इसमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी नहीं आ रही? हे सिया ने अपना माथा सहलाया और बहुत ही थकी हुई आवाज में बोली, उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन वेन मान को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने चूली की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि ये तुम्हारे बजाय चूली से ज्यादा अच्छे से बात कर रहा था। चूली, जो उस वक्त मेरी प्रोफाइल चेक करने में बिजी थी, ये सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे क्या बात कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर उसने थोड़ा सोचा और एक बहुत ही घमंडी मुस्कान के साथ बोली, हाँ वैसे बात तो सही कह रही हो तुम, भाड़ में जा। फिर सिया को चूली का ये घमंड बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने चूली को एक हल्की सी किक मार दी। चूली ने उसकी लात को इग्नोर किया और अचानक अपना फोन हे सिया के चेहरे के सामने कर दिया। ये देखो, इसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, सिर्फ 2 दिन पहले। क्या बकवास है? इस दुनिया में ऐसी भी लड़कियां हैं क्या? वेनवान भी देखने के लिए आगे आई। जब उन्होंने मेरी सोशल मीडिया पोस्ट देखी तो वेनवान जैसी लड़की भी पल भर के लिए सन्न रह गई। सच में ऐसी लड़कियां भी होती हैं। चूली ने अपनी भौहें सिकोड़ी, तो इसका मतलब ये गैंगचिंग में अपना टूटा हुआ दिल जोड़ने आया है। अगले ही पल चूली की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने हे सिया को घूरते हुए कहा, सिया दीदी यही मौका है, चौका मार दो। हे सिया ने उसे अजीब नजरों से देखा। पागल हो गई है क्या? क्या मैंने ऐसा कुछ शो किया है? हाँ बिल्कुल। चूली ने उसकी बात काटते हुए कहा, कल जब से तुमने इसे देखा है ना, तुम्हारी नजरें इससे हटी ही नहीं है। और तो और चूली ने हंसते हुए याद दिलाया, कल एयरपोर्ट पर तुमने कहा था ना कि इसे हमारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर तुमने खुद ही चुपके से अपने आदमियों को बोलकर इसका रास्ता साफ करवाया था। अपनी दोनों दोस्तों की इन हरकतों को देखकर हे सिया ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसने उनकी बातों से इनकार नहीं किया, क्योंकि वो खुद भी जानती थी कि मेरे लिए उसके दिल में जो फीलिंग्स थीं, वो सिर्फ एक दोस्त वाली तो बिल्कुल नहीं थी। उसकी वो बेकाबू धड़कने और मेरे आसपास होने पर उसके चेहरे पर आने वाली वो हल्की सी गर्मी, ये सब उसे याद दिला रहा था कि उसने जिंदगी में ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो मन ही मन मेरा नाम पुकार रही थी और उसके कान धीरे धीरे लाल हो रहे थे। उसे डिस्टर्ब मत करना। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खुशी छुपी हुई थी। खैर, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन पब से बाहर निकलते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे में कई आंखें मुझे घूर रही हों। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो सारे लोग अचानक वहां से गायब हो गए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, तो तसल्ली करने के लिए मैं जानबूझकर कुछ और गलियों में घूमा। जब मुझे यकीन हो गया कि अब कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा है, तब जाकर मैंने होटल के लिए टैक्सी पकड़ी। नहाने के बाद जैसे ही मैं बाहर आया, मेरे बेस्ट फ्रेंड गुश शाओ का मैसेज आ गया, चीन भाई क्या तुम फ्री हो? मैंने हाँ में रिप्लाई किया तो उसने तुरंत मैसेजेस की एक झड़ी लगा दी। कैंपस नेटवर्क पर शेंग छिंगजुआंग और शाओ चूशेंग